जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका, जिसके एग्जाम में आपका टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज के इस वीडियो में आपको ऐसा प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सीधे इस बार के बीएसएससी कार्यालय परिचारिका के एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आज का यह जो क्लास होने वाला है यह बिल्कुल ओरिजिनल पेपर की तरह होने वाला है। जैसा प्रश्न है आपके एग्जाम में आता है सेम टू सेम, आज के इस वीडियो में हम लोग वैसा ही प्रश्न को करने वाले हैं। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं। यह जो सवाल है आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड हो चुका है और ऐसा एक सवाल आपके एग्जाम में हर बार देखने को मिलता है। भले क्वालिटी आज आपको कम दिखे, क्वेश्चन का क्वालिटी भले कम दिखे, लेकिन जो क्वेश्चन है वो सीधे एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं, तो याद रखिएगा यह धौलावीरा में मिला है। ये कहां में मिला है? धौलावीरा में मिला है। यह कहां में है? तो गुजरात में है। धौलावीरा आपका कहां में है? गुजरात में है। गुजरात के कच्छ में यह हड़प्पा जो स्थल है वहां पर जलाशय के प्रमाण मिला है। जलाशय के प्रमाण कहां मिला है? धौलावीरा में मिला है। गुजरात के कच्छ में मिला है। गुजरात के कच्छ में मिला है। जैसे पूछेगा धौलावीरा कहां में है, तो गुजरात के कच्छ में है, याद रखिएगा। यह किस नदी के किनारे है, तो यह भी याद रखिएगा। गुजरात का एकमात्र नदी है, गुजरात में एक ही नदी है जिसको लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से जाना जाता है? लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। जैसे में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा धौलावीरा किस नदी के किनारे है, तो लूनी नदी के किनारे है। या ये भी पूछ सकता है गुजरात किस नदी के किनारे है, तो लूनी नदी के किनारे है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? मैं कहूंगा साथियों, अगर आप वास्तव में बीएसएससी कार्यालय परिचार में नौकरी लेना चाहते हैं तो आज के इस क्लास को आप पूरा देखकर जाइए, आपकी एग्जाम में यहां से प्रश्न लड़ेंगे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा गुप्त वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे। एक बच्चे का आ रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, नहीं होगा बाबू, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होगा, ठीक है ना। गुप्त वंश के जो संस्थापक है वो आपका श्रीगुप्त हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? श्रीगुप्त हो जाएंगे, गुप्त वंश का संस्थापक हो जाएंगे। जैसे में यहाँ से एक कुमार गुप्त था, एक व्यक्ति का नाम था कुमार गुप्त, ठीक है, वो भी याद रख लीजिएगा। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था। ठीक है, ये भी काफी इंपोर्टेंट है, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, और इसमें थोड़ा सा और भी आपको हम करवा देते हैं गुप्त वंश से संबंधित कुछ प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहले गुप्त वंश का संस्थापक तो ये आपका हो गया श्रीगुप्त, जो कि 3री शताब्दी में इसका गुप्त वंश का नींव रखा गया था। जैसे में और इससे आगे पूछा जाएगा गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, ये भी पूछ सकता है ना। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो याद रखिएगा वह आपका विष्णुगुप्त था। कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त था, याद रखिएगा। आपके लिए काफी इंपोर्टेंट सवाल है, आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है, 33 नंबर आपका सवाल है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो चिपको आंदोलन से जुड़े हुए हैं? तो सभी को पता होगा चिपको आंदोलन में क्या होता था कि जो पेड़ काटा जाता था तो उसमें आदिवासी लोग चिपक जाते थे, मतलब पेड़ को पकड़ लेते थे, उसी को चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। और इसका नेता कौन था, तो सुंदरलाल बहुगुणा था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और पूछेगा चिपको आंदोलन कब हुआ था, तो 1972 से 73 ईस्वी के बीच में हुआ था। यानी अगर पूरी डेट पूछता है तो 1972 को हम लोग बोलेंगे। चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1972 ईस्वी में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, यह आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगर मेघा पाटेकर पूछेगा कि मेघा पाटेकर किससे संबंधित थे, तो मेघा पाटेकर आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। मेघा पाटेकर किससे संबंधित है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। अगले नंबर सवाल को देख लेते हैं, जो कि सीधे आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है कि अगला नंबर सवाल क्या करें, 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल में कितने प्रांत में बने। जो 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल बना वह कितने प्रांत में बना, तो याद रखिएगा वह टोटल 8 प्रांत, मतलब क्या होता है, राज्य। कितने राज्यों में बना, तो टोटल 8 राज्यों में बना। कितना राज्यों में बना? 8 राज्यों में बना। यहाँ से आपका चाहे तो हम नाम भी बता सकते हैं, देख लीजिएगा थोड़ा सा। जैसे पहला मद्रास में बना, बिहार में बना, बिहार में, उड़ीसा में,
संयुक्त प्रांत यानी वहाँ आपका उत्तर प्रदेश में, बंबई में, असम में, पश्चिमी प्रांत में, इस समय आपका बनाया गया था। ठीक है, आगे चलिए। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो याद रखिएगा, एकदम इंपोर्टेंट सवाल है जो कि इस बार के एग्जाम में पूछा जा सकता है साथियों। ठीक है ना, ऐसा एक जो सवाल रहता है वो हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1925 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वो 1885 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू था, और इसका स्थापना 1925 ईस्वी में किया गया था। चलिए, अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है? 36 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया है? तो याद रखिएगा, कब प्रस्तुत किया गया है? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगर पूछेगा कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था, अगर ये पूछता है तो याद रखिएगा, संविधान सभा का जो पहला पहला बैठक है वह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। ठीक है ना, संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। लेकिन यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ था? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। दोनों इंपोर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। आपको हम संविधान से कई बार ऐसा प्रश्न बता चुके हैं। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? एकदम इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो गृह मंत्री के साथ साथ उप प्रधानमंत्री भी थे। उप प्रधानमंत्री भी पूछेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। ठीक है ना, याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में ये वाला सवाल पूछा जा सकता है साथियों, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, अगला नंबर सवाल है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, जो हिटलर का जन्म हुआ था वह ब्रोनो में हुआ था। कहाँ में हुआ था? ब्रोनो में। अभी पूरा आपको बता देते हैं ब्रोनो कहाँ में है। ठीक है ना, उससे पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जानकारी ले लेते हैं। जैसे ब्रोनो में जन्म हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ब्रोनो में जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 1889 ईस्वी में हिटलर का जन्म हुआ था। 1889 ईस्वी में हिटलर का जन्म ब्रोनो, ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, हिटलर का जन्म कहाँ में हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया का कौन सा जगह है? तो ब्रोनो में, 1889 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाला संधि कौन था? प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाला संधि कौन सा था? तो याद रखिएगा, नानकिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नानकिंग हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाला संधि कौन सा था? तो याद रखिएगा, वह नानकिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नानकिंग हो जाएगा। ठीक है ना, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाला संधि कौन था? तो नानकिंग था। इसका मतलब जो पूछा जाएगा कि यह कब से कब तक हुआ था, तो 1839 से 42 ईस्वी तक हुआ था। यह जो संधि हुआ था या युद्ध कह सकते हैं, यह 1839 से 42 ईस्वी तक के बीच में हुआ था। चलिए, 40 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल भी कहा जाता है? किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? ड्रेस रिहर्सल किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ड्रेस रिहर्सल हम लोग स्पेन के गृह युद्ध को कहते हैं। स्पेन का गृह युद्ध को क्या कहते हैं? ड्रेस रिहर्सल भी कहा जाता है। ड्रेस रिहर्सल किसे कहा जाता है? तो स्पेन का गृह युद्ध को कहा जाता है। यह कब से कब तक चला था? सबसे पहले तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1939 से 45 तक के चला था। 1939 से 45 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। ठीक है ना, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। अगला नंबर सवाल है कि लघु ज्वार भाटा कब आता है? काफी इंपोर्टेंट है कि लघु ज्वार भाटा आपका कब आता है? तो शुक्ल पक्ष के सप्तमी दिन आता है। लघु ज्वार भाटा कब आता है? शुक्ल पक्ष के जो सप्तमी दिन होता है, 7वें 8वें दिन, उस
उस समय आपका ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में कुछ और भी जानकारी देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव को याद कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव को क्लियर करते जाएंगे, ठीक है ना। अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र केंद्र, मतलब जापान में कहाँ पर सूती वस्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र है? तो हिरोशिमा में, आपको पता है कि सबसे पहले परमाणु बम गिराया गया था। हिरोशिमा में सबसे पहले परमाणु बम गिराया गया था, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र केंद्र कौन सा हो जाएगा? ओसाका। ओसाका जापान में एक शहर का नाम है, जहाँ पर सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र है। वहां पर सूती जो कपड़ा होता है वो बहुत फैलता रहता है, ठीक है, बहुत मिलता है, ठीक है। आगे चलिए, अगला नंबर सवाल क्या है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर याद भी रख लीजिएगा, थोड़ा सा जानकारी और भी दे देते हैं। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर हम लोग ओसाका शहर को कहते हैं, ठीक है ना। अगला नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है, काजू का उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा? काजू का उत्पादन सबसे मतलब किस मिट्टी में सबसे ज्यादा होता है? तो काजू का उत्पादन सबसे ज्यादा लैटेराइट मिट्टी यानी लाल मिट्टी में होता है। लैटेराइट मिट्टी मतलब क्या हो जाएगा? लाल मिट्टी में हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। काजू की खेती किस मिट्टी में सबसे ज्यादा होता है? लेटेराइट मिट्टी यानी लाल मिट्टी में होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। जैसे में और भी पूछा जाता है, जैसे में काजू हो गया तो लेटेराइट मिट्टी में, कपास सबसे ज्यादा किस मिट्टी में? तो काले मिट्टी में, चावल ये सब सबसे ज्यादा किस मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में होता है, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? यानी गन्ना उत्पादन में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य आगे है, ठीक है ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है साथियों, अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रति हेक्टेयर के मामले में कह रहे हैं 2023 से 24 के अनुसार यह डाटा बनाया गया है, ठीक है, 25 में हुआ नहीं है, 2023 से 24 के हिसाब से डाटा बनाया गया है। ऐसे तो आपको पता होगा कि गन्ना सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, ये आपको जानकारी है, लेकिन प्रति हेक्टेयर के मामले में, मतलब कम खेत में ज्यादा उपज कहाँ होता है? तो तमिलनाडु में होता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर ऐसे पूछता है कि गन्ने का सबसे ज्यादा उपज कहाँ होता है, तो वह उत्तर प्रदेश में, लेकिन प्रति हेक्टेयर के मामले में पूछा जाए तो ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है कि मयूरभंज खान किसके लिए जाना जाता है? एक मयूरभंज खान है, वहां पर क्या होता है? चांदी का खान है कि कोयला का खान है कि लौह अयस्क का खान है, किसका खान है? तो याद रखिएगा, जो मयूरभंज है वहां पर लौह अयस्क का खान है, यानी वहां से लोहा निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? लोहा निकाला जाता है। और यह है कहाँ? मयूरभंज है आखिर कहाँ में? तो ये आपका ओडिशा में स्थित है। ये आपका कहाँ में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। मयूरभंज आपका कहाँ में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। साथियों याद रखिएगा, यह सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा लोहा का उत्पादन कहाँ होता है? तो लोहा का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा कर्नाटक में, या सोना भी पूछेगा तो कहाँ में हो जाएगा? कर्नाटक या सोना, मतलब लोहा या सोना सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? तो ये आपका कर्नाटक में होता है, याद रखिएगा, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है कि भारत के संपूर्ण कौन है? भारत के संपूर्ण कौन है? आप लोग बताइएगा साथियों, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली बीएसएससी कार्यालय परिचारी का क्लास करवाया जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। अगर आप वास्तव में नौकरी लेना चाहते हैं तो आप डेली क्लास कीजिए। यहाँ से 50,000 से ज्यादा बच्चे जुड़कर अपनी तैयारी को पूरी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज से तैयारी में लग जाइए, ठीक है ना, क्योंकि आपका तैयारी अभी पीछे चल रहा है। इसलिए आज से आप जुड़िए मेरे साथ, 50,000 बच्चों के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को भरपूर कीजिए और सपना को साकार कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। भारत के संपूर्ण कौन होता है? संपूर्ण कौन होता है? तो याद रखिएगा, भारत के जो संपूर्ण होते हैं वह भारत के लोग होते हैं। जैसे में आप प्रस्तावना में सुने होंगे भारत के संपूर्ण लोग, ठीक है ना, तो ये आप सुने होंगे। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 47 नंबर आपका सवाल देख लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है साथियों, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज का संकल्पना है? ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जिसमें कल्याणकारी राज का संकल्प है? ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा। तो कौन सा कल्याणकारी राज का संकल्प है? तो राज के नीति निर्देश तत्व का है, ठीक है ना। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम बात करें कि संविधान को कितने भागों में बांटा गया है, तो संविधान को आपको 22 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। और इसमें कितने अनुच्छेद है? तो
395 अनुच्छेद। संविधान में कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद। याद रखिएगा, ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस साल के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिए, वो आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। ठीक है, उच्च न्यायालय के जजों, जो उच्च न्यायालय के जज या न्यायाधीश होता है, जो फैसला करता है, उसका कौन निर्धारित करता है, मतलब उसको कौन चुनता है। जैसे हम उच्च न्यायालय में न्यायाधीश जाएगा तो उसको सबसे पहले कौन चुनेगा, ये आपसे सवाल कर रहा है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है साथियों, अच्छे से देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसका जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214 से लेकर 231 के बीच इसमें एक कानून है जिसके तहत राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीश का नियुक्ति किया जाता है। चलिए, अगला नंबर सवाल 48 के बाद 49 नंबर सवाल। हाँ, देख लीजिए, 49 नंबर सवाल आपका क्या कर रहा है, जो कि आपकी सीधे एग्जाम में आने वाला सवाल है। सीबीआई, सीबीआई आप लोग जानते हैं ना, सीबीआई का पूरा नाम पूछ रहा है आपके एग्जाम में। मैं आपको कह दूं साथियों, पूरा नाम यानी फुल फॉर्म से एक प्रश्न हर बार हर साल पूछा जाता है। जैसे में पिछली बार आपका जीएसटी का पूछा गया था। किसका पूछा गया था? जीएसटी का। तो गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। एक बार जीडीपी का भी पूछा गया था, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऐसा एक सवाल आपके एग्जाम में पूर्ण रूप से पूछा जाता है। तो यहाँ पर सीबीआई का पूरा नाम पूछा है, तो सीबीआई का पूरा नाम क्या होता है, याद रखिएगा, सेंट्रल। जैसे मैं यहाँ पर क्या आपको बताना चाह रहे हैं कि सीबीआई का जो पूरा नाम होता है साथियों, वो आपका क्या होता है, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। ठीक है ना, जो सी वाला ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, यही वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चले और इसका स्थापना की बात करेंगे तो इसका स्थापना 1 अप्रैल 1963 ईस्वी में हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1963 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, काफी इंपोर्टेंट सवाल है साथियों। ठीक है, आगे चलिए। 50 नंबर आपका सवाल है, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है ना, भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित? अनुच्छेद 157 यह किससे संबंधित है, बताइएगा। अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? तो यह राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित है। ठीक है ना, अनुच्छेद 157 राज्यपाल के रूप में नियुक्ति किए जाने योग्यता से संबंधित, यानी राज्यपाल का नियुक्ति किया जा रहा है तो उसका योग्यता यानी पढ़ा लिखा देखता है। ठीक है, अनुच्छेद 157 के तहत। एक कॉमन नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक कॉमन नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है, नियोजित निवेश नियोजित बचत से अधिक होने का तात्पर्य क्या है? नियोजित निवेश से नियोजित बचत से अधिक होने का तात्पर्य क्या है? तो याद रखिएगा, मांग का अधिक्य, मांग का अधिक्य हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। 52 नंबर आपका सवाल है कि निम्नलिखित मूल्यों में से सरकार फसलों के समर्थन में कौन सा मूल्य का घोषणा करती है, मतलब फसलों के समर्थन में सरकार कौन सा यहाँ पर अपना फैसला सुनाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा फैसला आपका सुनाता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य का ये फैसला सुनाता है। न्यूनतम जितना कम अनाज का दाम हो जाए वो आपका सुनाता है। ठीक है ना, चलिए। अगला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस संस्था को आरबीआई विनियम नहीं करता है? किस संस्था का आरबीआई विनियम नहीं करता है? तो उपकरण एवं निवेशित संधि संबंधी संस्थाएं, उपकरण एवं निवेशित संबंधी संस्थाएं आरबीआई का विनिमय नहीं करता, आरबीआई का विनिमय नहीं करता है उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्थाएं। ठीक है ना, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। सबसे पहले पूछेगा आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, आरबीआई का स्थापना कब? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल है सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है, याद रखिएगा साथियों। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है साथियों, बताइएगा। सर्व शिक्षा अभियान का 6 से 14 वर्ष वायु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। ठीक है ना, सर्व शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य है वह 6 से 14 साल के बच्चों को सामूहिक शिक्षा यानी सभी बच्चे को शिक्षा निवाज करना सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है, जो कि थोड़ा सा टफ है लेकिन आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना कब से शुरू हुआ था? अंत्योदय अन्न योजना कब से शुरू आपका हुआ था साथियों? तो याद रखिएगा, यह दिसंबर 2000 ईस्वी में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? दिसंबर 2000 ईस्वी में अंत्योदय योजना शुरू किया गया था। ठीक है ना, चलिए।
अगला नंबर सवाल क्या करा है कि लैक्टोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? लैक्टोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? लैक्टोमीटर का उपयोग क्या करने के लिए मापा जाता है? मतलब लैक्टोमीटर का उपयोग किस चीज को मापने के लिए किया जाता है? तो दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि? अदिश राशि कहने का मतलब क्या हो गया साथियों? जैसे में अदिश राशि का मतलब क्या होता है? वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो, परिमाण हो, तो अदिश राशि होता है। अदिश राशि का उदाहरण देख लीजिएगा। अदिश राशि यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो शक्ति आपका अदिश राशि हो जाएगा। जैसे में वेग हो गया, बल हो गया, चुंबकीय प्रेरण, ये सब सदिश राशि। ज्यादातर जिसमें ब आता है वो सदिश राशि रहता है। ठीक है ना, ऐसे भी आप लोग पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए। 58 नंबर आपका सवाल कह रहा है कि लोहे की तिल्ली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तिल्ली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर बढ़ेगा या घटेगा? तो बताइए, तो घटेगा ना, घटेगा। ठीक है, आगे चलिए। हम्म, चलिए। 59 नंबर आपका सवाल है कि ट्रांजिस्टर बनाने में किस मूल पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर बनाने में किस मूल पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अर्धचालक का, वो ऐसा पदार्थ का जिसमें चालक और कुचालक दोनों शामिल हो। ठीक है ना, वैसे को प्रयोग किया जाता है। ठीक है। 60 नंबर आपका सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है? मतलब ये चार ऑप्शन आपका दिया है और बताना है कि किसको हम लोग गर्म करेंगे तो वह सर्वाधिक फैलेगा, वो सबसे ज्यादा फैलता है। ठीक है, तो बताइएगा कौन सा सबसे ज्यादा फैलेगा? कोई बच्चे बता सकते हैं? जल फैलेगा ज्यादा? जल तो नहीं ज्यादा फैलेगा, ये सभी को है। एल्कोहल भी नहीं फैलेगा, शराब भी नहीं फैलेगा, कांच तो और भी नहीं फैलेगा। वायु सबसे ज्यादा फैलेगा। अगर गर्म करेंगे तो बहुत सारा मतलब मात्रा में ऊपर की ओर जाएगा तो बहुत सारा फैलेगा। ठीक है, तापमान पर मतलब किसको गर्म करने पर सबसे ज्यादा फैलेगा? तो वायु। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल है, वह तरल पदार्थ जो ऑक्सीकरण तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन पराऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन पराऑक्साइड कहते हैं। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे में यहाँ से सवाल क्या कर रहा है, वह तरल पदार्थ जो ऑक्सीकरण तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है, तो वो हाइड्रोजन पराऑक्साइड हो जाएगा, जिसका सूत्र क्या होता है? H2O2 होता है। जिसका सूत्र क्या होता है? H2 और O2 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा हो जाएगा? बताइएगा, उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन में से आपको बताना है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा हो जाएगा? उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा हो जाएगा? तो चांदी हो जाएगा। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा? उष्मा का सबसे अच्छा चालक है चांदी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ कैसा होता है? आपको बताना है। तो वह सुवेरियन होता है। वह कैसा होता है? सुवेरियन होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि रक्त वर्ग की खोज किसके द्वारा किया गया था? रक्त वर्ग का खोज किसके द्वारा किया गया था साथियों? तो याद रखिएगा, यह लैंड स्टीनर के द्वारा। यानी रक्त वर्ग कहने का मतलब क्या है? रक्त समूह आप लोग समझ रहे हैं ना? ये भी रक्त समूह टोटल 4 प्रकार के होते हैं। उसका खोज किसने किया था? तो लैंड स्टीनर ने किया था। ठीक है। अगला नंबर सवाल क्या है साथियों कि ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? ट्रिपल एंटीजन एक कह सकते हैं, ट्रिपल एंटीजन एक प्रकार से कह सकते हैं बीमारी की तरह काम करता है। तो वह कितना रोगों से बचाता है? ठीक है ना, तो सबसे पहले ये जान लीजिए, काली खांसी से आपको बचाएगा, टिटेनस से बचाएगा, डिप्थीरिया से बचाएगा। ठीक है ना, आगे चलिए। 66 नंबर आपका सवाल क्या है? बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसे आपको अधिकतम क्षेत्रफल अधिक संघनन वन मिले हैं? सबसे ज्यादा संघनन वन कहाँ पर मिला है? तो पश्चिमी चंपारण में मिला है। सबसे ज्यादा कहाँ पर मिला है? पश्चिमी चंपारण पर मिला है। ठीक है। 67 नंबर आपका सवाल है कि बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादक के लिए सूची में है? सबसे ज्यादा कौन सा जिला है? तो याद रखिएगा, जमुई जिला, जहाँ पर सोना का भंडार मिलने का संभावना है, जमुई जिला में। ठीक है, याद याद रखिएगा। 68 नंबर आपका सवाल है कि जून 2025 में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद का बैठक आयोजन किया गया था। ठीक है ना, याद रखिएगा, वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। 69 नंबर आपका सवाल है कि वर्ष 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है साथियों? तो याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किसे घोषित किया गया है। ठीक है, तो यह किसे घोषित किया गया है? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो यह मिजोरम राज्य को घोषित किया गया है, याद रखिएगा। चलिए, आज का 70 नंबर जीके को प्रश्न को
खत्म करते हैं, उसके बाद हिंदी को देखते हैं, ठीक है ना। चलिए 70 नंबर प्रश्न क्या करें कि 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सबसे पहले यहाँ से एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ पर सवाल क्या कर रहा है, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून 2025 का थीम क्या था? थीम इसका क्या था? तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, मतलब योगा एगो है और इसका स्वास्थ्य का पर भी बहुत ध्यान है। तो ये वाला आपका हो जाएगा, इसका उद्देश्य हो जाएगा, इसका थीम हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हिंदी के हम लोग प्रश्न को देखते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्ति वस्तु और स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? सभी को पता है, संज्ञा कहते हैं। सभी को पता है क्या कहते हैं भाई साहब? संज्ञा कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संज्ञा। और जो सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। जो संज्ञा या सर्वनाम के जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अगला नंबर सवाल है 72 नंबर आपका सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द कौन सा? सर्वनाम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो जैसे में सर्वनाम यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले तो सर्वनाम में जैसे में हो जाएगा, रोग नहीं होगा, नींद नहीं होगा, सफाई नहीं होगा, कौन। जैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है उसमें कौन आ जाएगा, ठीक है, उसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? कौन आ जाएगा। 73 नंबर आपका सवाल है, दिए गए शब्दों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर स्त्रीलिंग नहीं है। नहीं है तो जैसे में देख लीजिएगा, रामायण आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, मछली स्त्रीलिंग हो जाएगा, प्रार्थना स्त्रीलिंग हो जाएगा, लेकिन मकान आपका पुल्लिंग हो जाएगा। मकान आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है साथियों, अच्छे से देख लीजिएगा। कला का अंतिम और सर्वोच्च धैर्य सौंदर्य वाक्य में कितने विशेषण है? कितने विशेषण है? तो याद रखिएगा 3 विशेषण है। कितना विशेषण है? 3 विशेषण है, ठीक है ना। अनिल का पर्यायवाची शब्द होगा। अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा साथियों? याद रखिएगा, अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पवन। अनिल मतलब क्या होता है? हवा। हवा का मतलब उसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पवन हो जाएगा, याद रखिएगा। हिरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइएगा। हिरण शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ठीक है, हिरण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सारंग। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 77 नंबर आपका सवाल है कि कारक के कितने भेद होते हैं? बताइएगा साथियों, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के टोटल आपका 8 भेद होता है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 8 भेद अब 8 भेद का आपका विभक्ति होता है, वो आपको याद करना पड़ता है, वो आपके एग्जाम में आता है। जैसे में कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसे वाला जो विभक्ति है आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। 78 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित मुहावरों में से उचित अर्थ का चयन करें। पट्टी पढ़ाना। पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो बुरी राय देना। जैसे में आप किसी को पट्टी पढ़ा रहे हैं यानी उसको क्या कर रहे हैं? बुरी राय दे रहे हैं, ठीक है ना। बुरी राय देना, पट्टी पढ़ाना यानी मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बुरी राय देना हो जाएगा, ठीक है ना। अगले नंबर सवाल को चलते हैं। 79 नंबर आपका सवाल है, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिलती है। सत्संग में जाने के बाद मन, मतलब सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिलता है, दिए गए वाक्य का काल पहचाने, यह किस काल का है? ठीक है, तो सत्संग में जाने के बाद, पहले नहीं, जाने के बाद, तो यह कौन सा हो जाएगा? आसन्न भूतकाल हो जाएगा। शांति मिलता है यानी आसन्न भूतकाल हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। यदि अ या आ, यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाता है। यह स्वर संधि कहलाता है। तो स्वर संधि का कौन सा कहलाता है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यह गुण स्वर संधि कहलाता है। यह कौन सा कहलाता है? गुण स्वर संधि कहलाता है, ठीक है ना। जब ई और ई मिलके ए बन जाता है तो यह गुण स्वर संधि में आता है साथियों, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला नंबर सवाल क्या है? संधि विच्छेद से, संधि विच्छेद से हर बार आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बताइएगा, नायक का आपका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नायक, नायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो नए प्लस में अक हो जाएगा। नायक का संधि विच्छेद नए प्लस में अक हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या है? 82 नंबर आपका सवाल है, संपन्न को सब कुछ सुख प्राप्त हो जाता है। संपन्न को सब कुछ सुख प्राप्त हो जाता है और डॉट 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 सदा त्रस्ता ही रह जाता है। संपन्न के विलोम शब्द का उक्त पूर्ण करें, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? विपन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विपन्न हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है क्या है? निरक्षर का विलोम शब्द आपको चुना। निरक्षर का उल्टा क्या हो जाएगा? निरक्षर मतलब बिना पढ़ा लिखा वाला व्यक्ति। तो निरक्षर का उल्टा क्या हो जाएगा? साक्षर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप
पद मस्तक, अपाद मस्तक किस समास का उदाहरण? अपाद मस्तक है, पाद से लेकर मस्तक तक, यह अभिभाव समास हो जाएगा। यह कौन सा समास हो जाएगा? अभिभाव समास हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे नाथ न पीछे पगहा लुकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आगे नाथ न पीछे पगहा लुकोक्ति का अर्थ क्या है? किसी तरह का जिम्मेदारी न होना, किसी तरह का जिम्मेदारी न होना। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। वह स्थान जहां से यमुना नदी निकलती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? वह कौन सा स्थान है जहां से यमुना नदी निकलता है? वह कौन सा स्थान है जहां से यमुना नदी निकलता है? उससे हम लोग क्या कहते हैं? यमुनोत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? यमुनोत्री कहते हैं। जहां से आपका यमुना नदी निकलता है, यमुना नदी जहां से निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? यमुनोत्री। जहां से गंगा निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गंगोत्री कहते हैं। ठीक है ना, ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, वह कौन सा, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध बलतनी वाला सही शब्द है। सही बलतनी कौन सा हो जाएगा? कोथुल हो जाएगा, या कौतूहल हो जाएगा, या कौतूहल हो जाएगा, या कुतूहल हो जाएगा। सही बलतनी शब्द क्या हो जाएगा? तो कौतूहल हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। शुद्ध बलतनी शब्द क्या हो जाएगा? कौतूहल हो जाएगा, याद रखिएगा। 48 नंबर आपका सवाल क्या है साथियों? निम्नलिखित में से किस विकल्प का शुद्ध वाक्य है? ये चार ऑप्शन दिया है, इसमें से बताना है कि कौन सा सही लिखा है और कौन सा शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, यह बिल्कुल, ये चारों ऑप्शन में से रमा ने अपने भाई को पुस्तक पढ़ने को कहा, ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है ना। 79 नंबर सवाल है कि लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताइए। लिंग की दृष्टि यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग के मदद से आपको बताना है कि इसमें कौन सा शुद्ध यानी गलत वाक्य है। जैसे में मोटा सा आदमी आया है, ये सही है। आपका चरित्र अच्छी है, ये भी। तुम्हारी जेब खाली, ये भी अच्छी, मतलब सही है। उसकी कलम खो गई, यहाँ पर ये गलत है। उसकी कलम, उसका कलम खो गया, ये होना चाहिए था। ठीक है। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है, याद रखिएगा साथियों। इसमें से कौन सा तत्सम शब्द हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। इस कौन सा इसमें से आपका तत्सम शब्द होगा, बताइए तो। तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो विदेशज, सॉरी, अंक, अंक आपका इसमें क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।